हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से हम हाजिर हैं सीएजी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से संबंधित एमसीक्यूज के क्वेश्चन के साथ। तो सीएजी का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसका एक सीपीडी एग्जाम है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसके C3 पेपर जो है उसमें जिसमें पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको और भी कई सारे वीडियो उस एमसीक्यूज से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है एग्जामिनेशन के पर्पज से। तो आप देखिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो आप सजेस्ट करिए, हम बेशक सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी आज का जो हमारा ये टॉपिक है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करते हैं। डियर मनी मीन्स द बोरोइंग रेट और इंटरेस्ट रेट आर, मतलब डियर मनी में क्या होगा कि बोरोइंग रेट और इंटरेस्ट रेट क्या होता है तो हाई होता है, और चीप मनी मीन्स दैट इंटरेस्ट रेट आर लो। ध्यान कैसे रखना है, इसको याद रखना है अपने को। चीप मतलब सस्ता, और सस्ता है तो इंटरेस्ट रेट सस्ता है। मतलब चीप मनी का हम लोग ध्यान ये रखना है कि चीप मनी मतलब इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा, लो होगा, और डियर मनी इंटरेस्ट रेट महंगा है। अब जैसे चीप मनी और डियर मनी का जो बात है, तो चीप मनी पॉलिसी को कब एडॉप्ट किया जाता है, तो जब कहता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है, अगर कहता है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट करे गवर्नमेंट तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाएगा, लोन कम रेट पे लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट में पैसे आ जाएंगे, और पैसे आ जाएंगे तो इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। उसी तरह से डियर मनी का कॉन्सेप्ट कब होता है कि जब पैसा मार्केट में काफ़ी हो गया, इन्फ्लेशन काफ़ी हो गया है, तो वैसी स्थिति में डियर मनी का पॉलिसी अडॉप्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आगे चलते हैं। कहता है द प्राइस ऑफ मनी इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सही है तो बोलता है कि यस, ये ट्रू है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वही हो गया प्राइस ऑफ मनी इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी जो होता है वो कमोडिटी के इक्विवेलेंट होता है। मनी क्या है, कमोडिटी के इक्विवेलेंट है, तो वही बोल रहा है कि प्राइस ऑफ मनी जो है द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द डियर मनी इज नॉट इंडिकेटेड। इसमें कौन सा है जो डियर मनी को इंडिकेट नहीं करता है, तो डियर मनी में क्या, व्हेन देयर इज ए स्टेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, वहां इन्फ्लेशन हो गया, व्हेन देयर इज ए हेक्टिक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रहा है, और व्हेन क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक हैज क्रॉस्ड ऑल प्रूडेंट बाउंड्स, तो ऐसी स्थिति में डियर मनी होता है। लेकिन कहता है कि डियर पॉलिसी इज नॉट इंडिकेटेड, तो वो बोलता है कि व्हेन देयर इज रीजनेबल इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, जो है अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो डियर मनी को इंडिकेट नहीं करता है, डियर मनी पॉलिसी को, क्योंकि डियर मनी मतलब ये स्लो डाउन वाली बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगा ही नहीं रहा है, तो वो चीप मनी वाली बात हो जाएगी। कहता है व्हेन बैलेंसेस ऑफ पेमेंट इज हैवीली अगेंस्ट द कंट्री और थ्रेटन टू कंटिन्यूइंग अनफेवरेबल, ए डैश पॉलिसी इज इंडिकेटेड। तो ये डियर मनी पॉलिसी को इंडिकेट करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज हैवीली अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अगेंस्ट हो गया है, कंट्री के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गया है, और थ्रेटन टू कंटिन्यूइंग अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल बन रहा हुआ है, तो ये पॉलिसी जो है हमारा डियर मनी को इंडिकेट करता है। कहता है कि व्हाई डियर मनी पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, बिकॉज कहता है कि इट विल अप्लाई ए ब्रेक ऑन सेंसलेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वही जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो इकोनॉमी के पर्पज से वो भी सही नहीं होता है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के पर्पज से ही जब ऐसे सेंसलेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डियर मनी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। कहते हैं इट विल चेक रेकलेस क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक। अगर बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन मतलब अननेसेसरी कर रहा है तो वैसे परिस्थिति को भी चेक लगाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कहता है इट विल स्टीम द राइजिंग टाइड ऑफ प्राइस।
प्राइस भी बहुत अगर बढ़ रहा है तो उसको भी ठीक करने के पर्पज से इट विल पुट द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ द कंट्री ऑन ए स्टेबल फुटिंग। उसके पर्पज से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन है किसी कंट्री का उसको स्टेबल फुटिंग पे भी रखने के पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस चीप मनी पॉलिसी इज नॉट इंडिकेटेड। चीप मनी पॉलिसी नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो वैसे कहता है कि व्हेन द बिजनेस इंटरप्राइज इज ग्रोइंग अंडर द बेनुम्बिंग एंड बेनिफुल इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन में अगर चल रहा है तो चीप मनी करता है। कहता है व्हेन ए लो प्राइस इज किलिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव, अगर लो प्राइस के कारण इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है वो किल हो रहा है। और व्हेन देयर इज ए वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कारण जो है वो चीप मनी का है। लेकिन कहता है कि व्हेन द बैंक आर लिबरल इन लैंडिंग, ये अगर है तो वो चीप मनी को इंडिकेट नहीं करता है, ये डियर मनी को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी का कौन सा इसमें वो नहीं है, इफेक्ट नहीं है। कहता है इट विल हैम्पर द व्हील ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन, ये इंडस्ट्रियल मशीन के व्हील को हैम्पर कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि चीप मनी में भी जो है वो इंडस्ट्रियल मशीन को रोकने का काम नहीं करता है। ठीक है, चीप मनी पॉलिसी इज ए टूल फॉर ये कॉम्बेटिंग स्लम्प, फाइटेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चीप मनी पॉलिसी जो है टूल है किसका करने के लिए, स्लम्स को कम्बेट करने के पर्पज से, अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट करने के पर्पज से और फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम से के पर्पज से। कहता है चीप मनी पॉलिसी मीन्स द मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, दैट इज द पब्लिक डेब्ट इज टर्न इनटू कैश। बिल्कुल सही बोल रहा है। चीप मनी पॉलिसी जो है उसका मतलब है मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, और दैट इज पब्लिक डेब्ट इज टर्न इनटू कैश। पब्लिक डेब्ट जो है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, कैश के रूप में। कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि लो इंटरेस्ट रेट डज नॉट डिस्करेज सेविंग। लो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिस्करेज नहीं करता है सेविंग को। ये कहता है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कहता है लो इंटरेस्ट रेट इनकरेज एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एंड मेक मोर सेविंग पॉसिबल, ये भी ये बोला जा रहा है। और बोलता है कि फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट फुलफिल द फंक्शन ऑफ इक्विलिब्रेटिंग डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द एबव ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कहता है कि इट इज द पावर ऑफ द स्टेट टू फिक्स द मेंटेन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो सकता है। द इंटरेस्ट रेट कैन बी कंट्रोल थ्रू ए कंट्रोल ओवर सेविंग। ठीक है, द फिजिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग अ स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बियॉन्ड क्वेश्चंस। और ये है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय नेचुरल फैक्टर, तो ये नेचुरल फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाता है, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा। पीपुल होल्ड देयर सेविंग एज कैश बैलेंस, बैंक डिपॉजिट, बिल एंड बॉन्ड्स, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है कि इन केस इफ इट इज फाउंड दैट गवर्नमेंट इज अनेबल टू रेज द डिजायर्ड अमाउंट्स at the rate announced and the public subscription to long term and short term issues fall short, the government can obtain the balance from the central bank through ways and means advances। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक से जो पैसा लेगा वो किस तरीके से लेगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के रूप में गवर्नमेंट लेगी। कहता है कि व्हाट मे बी द नेट इफेक्ट ऑफ सडन रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेट इफेक्ट क्या होगा सडन रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो कहता है देयर विल बी ए सडन एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म मनी क्लेम्स। कहता है इट विल क्रिएट ए चॉइस एंड सोशल टेंशन। कहता है कि द स्ट्रीम ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटीज विल ड्राई अप एंड द वेरी फाउंडेशन of activities of financial institutions like the banks and insurance companies will crumble। all of the above हो जाएगा। कहता है द न्यूट्रल मनी पॉलिसी वाज क्वाइंड बाय, न्यूट्रल मनी पॉलिसी किसने किया था इजाद, तो एफ.ए. हॉक ने न्यूट्रल मनी पॉलिसी का मतलब उसका वकालत किया था। द न्यूट्रल मनी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ लीजर फेयर। न्यूट्रल मनी पॉलिसी जो है वो किसके आधार पर है, नॉन इंटरफेरेंस मतलब के बेस पर है, के फिलॉसफी पर बेस्ड है।
नॉन इंटरफेरेंस हो जाएगा, नॉन इंटरफेरेंस के बेसिस पर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा कि कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है तो ट्रू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल मनी पॉलिसी शुड बी नाइदर चीप नॉर डियर। मतलब क्या है कि वो ना चीप है ना सस्ता है, इसलिए उसको न्यूट्रल बोला गया है, न्यूट्रल मनी पॉलिसी। कहता है कि अंडर द न्यूट्रल मनी पॉलिसी डैश हैव टू बी कर्व्ड, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसी दोनों जो है वो कर्व होता है इसमें। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो कहता है कि द एम ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन इज टू प्रिवेंट चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल सो दैट मनी इज एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट रिमेन न्यूट्रल और बिहेव्स इन ए स्टेबल मैनर। मतलब ठीक है कि जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी का जो होता है वो उसका उद्देश्य होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन टू प्रिवेंट चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में चेंज होने से रोकने का उद्देश्य होता है। सो दैट द मनी एज ए यूनिट, वो एक यूनिट के रूप में रहेगा, ऑफ अकाउंट रिमेन न्यूट्रल, और अकाउंट न्यूट्रल रहेगा, बिहेव्स इन ए स्टेबल मैनर में रहेगा। तो सही है। द एम ऑफ न्यूट्रल मनी पॉलिसी इज टू कीप द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटिव प्राइस स्टेबल, ये भी सही है। द न्यूट्रल मनी पॉलिसी सीक टू रेगुलेट द टोटल इफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ मनी so that money as a medium of exchange is not allowed to cause any disturbance in the economy। सिर्फ वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में रहेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा इकोनॉमी को। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो पब्लिक डेब्ट से रिलेटेड है, तो पब्लिक डेब्ट वाले में हम लोग देखते हैं। कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कहता है प्रोडक्टिव डेब्ट आर यूटिलाइज फॉर, प्रोडक्टिव डेब्ट किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो प्रोडक्टिव, दे ऐड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी जो है उसको ऐड कर दे रहा है और बढ़ा दे रहा है। एक्सटर्नल डेब्ट कैन बी रेज फ्रॉम, तो यहाँ इंडिविजुअल, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक है वो इंटरनल हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा एक्सटर्नल वाला। कहता है द ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म हो जाएगा पब्लिक डेब्ट के रूप में। ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म बिल है। पब्लिक बिल, ट्रेजरी बिल जो है वो आपका किस रूप में आता है, शॉर्ट टर्म के रूप में आता है। ठीक है। कहता है कि डेब्ट आर दैट आर रीपेड एट सम स्पेसिफिक टाइम, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम में अगर डेब्ट को पेड करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिडेमेबल डेब्ट हो जाएगा। रिडेमेबल डेब्ट हो गया, रिडेमेबल डेब्ट मतलब हो गया कि उसके लिए कोई फिक्स टाइम होगा, वो जो मेंशन होगा कि जैसे इस कब उसको पे करना है। तो रिडेमेबल डेब्ट हो गया आपका जो स्पेसिफिक फ्यूचर डेट में आपको पे करना है। एक्सटर्नल लोन आर रेज फ्रॉम, एक्सटर्नल लोन जो है वो कहां से रेज किया जाता है। जैसे इसमें आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो इसके हिसाब से अगर बात करें आप तो एक्सटर्नल डेब्ट हम लोग जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अगर लेंगे तो वो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट हो जाएगा। अब कहता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो है, लॉन्ग टर्म लोन को क्या बोलते हैं, फंडेड डेब्ट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन को फंडेड डेब्ट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जो हमारा वो ट्रेजरी बिल जैसे है हमारा शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कि लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पर्पस ऑफ वार, अर्थक्वेक, फॉर कवरिंग बजट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो अनप्रोडक्टिव के रूप में काउंट हो जाएगा। अनप्रोडक्टिव डेब्ट के रूप में वो हमारा काउंट होगा। ये जो अगर वार के पर्पस से हमने लिया है लोन तो। ठीक है। कहता है कि उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट के पर्पस से कौन सा नहीं है। मतलब तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट का जो रीजन नहीं है, रीपेमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, रीपेमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो है वो उसका पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं
कहता है कि विच इज द एडवांटेज ऑफ रिडेमेबल डेप्ट। रिडेमेबल डेप्ट क्या करता है कि उसका एडवांटेज क्या है, सेव्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बैंकरप्सी, बैंकरप्सी से उसको बचाता है गवर्नमेंट को, और रिड्यूस कॉस्ट करता है, कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दे रहा है वो। और उसके अलावा क्या है कि सेव्स फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पब्लिक डेब्ट, फ्यूचर जनरेशन को भी प्रेशर ऑफ पब्लिक डेब्ट, अगर मान के चलिए पेमेंट हो रहा है रूटीन में, तो वो हमारा क्या करेगा, पब्लिक डेब्ट का जो है मतलब फ्यूचर पे जो लायबिलिटी आएगा फ्यूचर जनरेशन पे, उसको भी वो बचाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा कि पिक आउट द फ्यूचर फीचर व्हिच इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ रिपुडेशन ऑफ डेब्ट। रिपुडेशन ऑफ डेब्ट के मामले में कौन सा इसमें से सही नहीं है। कहता है कि सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लिक्विडेटिंग ए डेब्ट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि डेब्टर बाय में फेस लॉस, डेटर जो है वो लॉस फेस कर सकता है। इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग, ये डिस्क्रिमिनेटिंग है। तो फिर कहता है कि लेकिन नॉट ट्रू बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये रिपुडेशन ऑफ डेब्ट जो है मतलब वो क्या है कि मना कर देना एक तरह से कि जो कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो ये आपके इमेज को बढ़ाएगा नहीं, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा आपके क्रेडिबिलिटी को कम करेगा। तो इस पर्पज से अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारा इट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है अपने को कहता है कि सही नहीं है कौन, ये पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पिक आउट द मेथड विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिडेम्पशन, जो रिडेम्पशन का पार्ट नहीं है उसको पिक करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, देखा जाए तो रिफंडिंग जो है वो रिडेम्पशन का पार्ट नहीं है। सिंकिंग फंड है रिडेम्पशन का पार्ट, सरप्लस बजट करके आप कर सकते हैं, टर्मिनल एन्युइटीज के माध्यम से आप कर सकते हैं जमा उसको। ठीक है, तो रिफंडिंग हमारा रिडेम्पशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अपना वो है, कहता है द मेथड बाय व्हिच ए सर्टेन पर्सन मैच्योर्स एवरी ईयर एज डिसाइडेड बाय द लॉटरी सिस्टम। तो इसी को टर्मिनल एन्युटीज बोलते हैं। कहते हैं द मेथड बाय व्हिच ए सर्टेन पर्सन मैच्योर्ड एवरी ईयर, सर्टेन पर्सन उसका अगर हर एक साल मैच्योर्ड हो रहा है तो उसके बेसिस पर जो हम कर रहे हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा कि टर्मिनल एन्युटीज कहलाएगा, टर्मिनल एन्युटीज। ठीक है, अब कहता है कि पिक आउट द फीचर व्हिच इज नॉट ट्रू ऑफ ए कैपिटल लेवी। कैपिटल लेवी के पर्पज से जो ट्रू नहीं है वो क्या है। तो जैसे क्या है, कैपिटल लेवी के हिसाब से अगर बात करें तो फॉर पेइंग ऑफ अनप्रोडक्टिव डेब्ट, ये ठीक है। कहता है कि इट इज पेड बाय द दोज हु अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, ये भी किया जा सकता है कैपिटल लेवी के पर्पज से। इट हेल्प फाइट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को फाइट करने के पर्पज से भी इसका जरूरत होता है, मदद लिया जा सकता है। लेकिन कहता है इट इज पेड बाय हुज और इट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये कैपिटल लेवी जो है इक्विटी की बात नहीं है, क्योंकि इक्विटी की बात जहां तक होती है तो जैसे सामान, लोगों से सामान टाइप का टैक्स लिया जाना चाहिए, इस टाइप की बात है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप अगर मान के चलते हैं कि जो अमीर है जो दे सकता है वही उसी के लिए, उसी से हम ले सकते हैं, कैपिटल लेवी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, कहता है से ट्रू और फॉल्स प्रोडक्टिव डेब्ट आर सेल्फ लिक्विडेटिंग इन नेचर। यस, प्रोडक्टिव डेब्ट जो है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग है नेचर में। कहता है द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट में बी विद इन द कंट्री फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, बोथ हो जाएगा। कहता है लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स, अगर एसेट्स को क्रिएट करने के पर्पज से लोन लिया गया तो उसको प्रोडक्टिव डेब्ट कहेंगे। कहता है ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड, ट्रांसफर पेमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है पब्लिक डेब्ट इज कनेक्टेड विथ
किसके साथ कनेक्ट है? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। पब्लिक डेब्ट जो है दोनों से इन्वॉल्व है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से। टेम्पोररी डेब्ट आर आल्सो कॉल्ड, टेम्पोररी डेब्ट को क्या कहते हैं कि फ्लोटिंग डेब्ट कहते हैं, फ्लोटिंग डेब्ट कहते हैं टेम्पोररी डेब्ट को। मतलब शॉर्ट टर्म डेब्ट जो अगर होगा तो उसको फ्लोटिंग डेब्ट भी कह देंगे। देखिए एक बार शुरू में जो क्वेश्चंस आया है, फंडेड डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, रिडेमेबल डेब्ट और इरेडेमेबल डेब्ट, ठीक है। तो इस तरह का अगर बात करें तो हम अगर ये कर लेते हैं कि जैसे रिडेमेबल डेब्ट जो है, रिडेमेबल डेब्ट आपका हो गया कि स्पेसिफिक टाइम रहेगा उसके लिए। रिडेमेबल डेब्ट के लिए पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। रिडेमेबल डेब्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम फॉर रीपेमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो है इरिडेमेबल डेब्ट के लिए कोई मैच्योरिटी डेट नहीं रहता है। इरिडेमेबल डेब्ट के लिए नो स्पेसिफिक टाइम रहेगा, ठीक है। इरिडेमेबल डेब्ट के लिए कोई टाइम नहीं रहेगा। फंडेड डेब्ट जो हो गया वो उसको फंडेड डेब्ट को आप लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल सकते हैं। फंडेड डेब्ट को आप लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म, ठीक है। फंडेड डेब्ट को आप लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल सकते हैं और शॉर्ट टर्म डेब्ट जो है उसको आप फ्लोटिंग डेब्ट बोल सकते हैं। फ्लोटिंग डेब्ट आपका जो है शॉर्ट टर्म डेब्ट हो गया। यही आपका ट्रेजरी बिल भी होता है। ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म डेब्ट है और उसी को देखिए टेम्पोररी डेब्ट भी कहा गया है। मीनिंग ऑफ रिपुडिएशन क्या है? रिफ्यूजल टू पे डेब्ट। रिफ्यूजल टू पे डेब्ट, डेब्ट अगर पे करने से आप मना कर दे रहे हैं तो आप ये वही रिपुडिएशन हो जाएगा। और ये जो शॉर्ट टर्म को आप फ्लोटिंग डेब्ट भी बोल सकते हैं और अनफंडेड डेब्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनफंडेड डेब्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? फंडेड डेब्ट जो हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया और शॉर्ट टर्म डेब्ट जो हो गया अनफंडेड डेब्ट या फ्लोटिंग डेब्ट या ट्रेजरी बिल या उसको शॉर्ट टर्म बिल डेब्ट बोलेंगे, ठीक है। रिडेमेबल वाला हो जाएगा कि उसमें कोई एक स्पेसिफिक टाइम दिया रहेगा कि इतने तारीख को हम पेमेंट करेंगे। और इरिडेमेबल डेब्ट जो रहेगा उसमें रिडेम्पशन का टाइम नहीं मेंशन रहेगा। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व बोथ मनी बर्डन एंड रियल बर्डन, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि अगर फॉरेन कंट्री से आप अगर बोरोइंग ले रहे हैं तो उसमें मनी बर्डन भी रहता है और रियल बर्डन भी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है स्टेट हैव टू रिसोर्ट द पब्लिक डेब्ट टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है पब्लिक डेब्ट रिसोर्ट करता है, मतलब स्टेट हैव टू रिसोर्ट, ठीक है। कहते हैं पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट हैज डैश सिग्निफिकेंस। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट हैज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस रिफंडिंग एंड कन्वर्जन सर्व द सेम पर्पस। रिफंडिंग एंड कन्वर्जन जो है क्या करता है? सेम पर्पस, मतलब ये प्रैक्टिकल पर्पस जो है उसका, रिफंडिंग का या फिर कन्वर्जन का। अब देखिए रिफंडिंग और कन्वर्जन होता क्या है। तो रिफंडिंग होता है कि जैसे आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, लोन लिया हुआ है आपने इंटरेस्ट रेट 20% पे, तो 20% पर अगर आप लोन लिया हुआ है और मतलब आप फिक्स रेट पे लिए हुए थे, 20% पे आपको लोन मिल गया, लेकिन अब 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट जो है 15% हो गया। तो 15% हो गया और आप पे कर रहे हैं 20%, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या करेंगे कि आप जो आपका जो लोन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है या जो भी है, उसको आप बोलेंगे कि मेरा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 कर दो, ठीक है। तो 15 कर दो, तो वो हमारा
अगर करने के लिए एग्री हो गया तो वो कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इंस्टीट्यूशन आपको कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप उस वक्त बोलेंगे कि मैं तब आपका रिपेमेंट करके हम दूसरे जगह से हम लोन ले लेते हैं। तो वैसी स्थिति में एक कन्वर्जन का पॉलिसी जो उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, अगर कन्वर्जन नहीं करता है तो ये रीफंडिंग टाइप का कॉन्सेप्ट आता है कि आप उसी बैंक से या किसी अदर बैंक से लोन लीजिए, पुराने को पे कर दीजिए और नया लोन आप पे हो जाएगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो देखा जाए तो कन्वर्जन और रिफंडिंग का दोनों का पर्पस हुआ कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर दो। कहता है कि इन रिफंडिंग द शॉर्ट टर्म लोन आर रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग टर्म लोन। ये है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन जो है उसको भी आप रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं रिफंडिंग में। कहता है कि गवर्नमेंट बोरोइंग विद इन द कंट्री आर नॉन एज इंटरनल डेब्ट के रूप में जानते हैं। कहता है इन कन्वर्जन फ्रॉम द डेब्ट इज चेंज्ड बाय अल्टरिंग ए पब्लिक डेब्ट फ्रॉम ए डैश इंटरेस्ट रेट टू डैश इंटरेस्ट रेट। कहता है हाइयर इंटरेस्ट रेट से लोअर इंटरेस्ट रेट में जो हम चेंज कराते हैं पब्लिक डेब्ट को, वही हमारा कन्वर्जन कहलाता है। कहता है ट्रेडिशनल थ्योरी बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट नीड टू पे ऑफ द डेब्ट एट अर्लीस्ट। क्या था ट्रेडिशनल थ्योरी? यही बिलीव करता था कि गवर्नमेंट नीड जो है पे ऑफ द डेब्ट है वो एट अर्लीस्ट, मतलब जितना जल्दी हो सकता है पहले कर लिया जाना चाहिए। पब्लिक डेब्ट रेफर टू बोरोइंग बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया जाता है उसी को पब्लिक डेब्ट बोलते हैं। पब्लिक डेब्ट में बी क्लासिफाइड एज इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, सभी के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। द काउज ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ पब्लिक डेब्ट इज ड्यू टू वार प्रिपेयर्डनेस, बजट डिफिसिट, इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट। तो ऑल द एबव हो जाएगा। इन सब कारण से साइज ऑफ पब्लिक डेब्ट जो है वो काफी इंक्रीज होते जा रहा है। द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ राइजिंग पब्लिक लोन, प्रिंसिपल पर्पस जो है वो पब्लिक लोन रेज करने का क्या है? ब्रिजिंग गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अगर किसी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो ये जो गैप है उसको पाटने के लिए उसको लोन लेना पड़ता है। कहता है कि फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम से रिलेटेड कंपनियां या फिर एजेंसियों को मदद करने के पर्पज से भी रेज किया जाता है। कर्विंग इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने की, मुद्रास्फीति को कम करने के पर्पज से भी ये रेज किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। The method of debt redemption is purchase of government bond। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करके भी आप डेब्ट को रिडेम्पशन कर सकते हैं। कहते हैं नेम ऑफ द फंड विच इज क्रिएटेड फॉर रिपेमेंट ऑफ एवरी लोन बाय सेटिंग असाइड ए पोर्शन ऑफ द अमाउंट एवरी ईयर फ्रॉम द करेंट रेवेन्यू। तो यही सिंकिंग फंड जो है, सिंकिंग फंड जो है एक मेथड है रिपेमेंट का, जो लोन के बारे में कि आप अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन हर एक साल अलग करते जा रहे हैं करेंट रेवेन्यू से और उसको जमा वहाँ करते जा रहे हैं ताकि एक टाइम के बाद अगर हमको रिप्लेसमेंट की बात हो तो सिंकिंग फंड से हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर रिपेमेंट की बात हो अगर लोन को, डेब्ट को, तो हम सिंकिंग फंड से पे कर सकते हैं। नो डायरेक्ट मनी बर्डन इज इन्वॉल्व इन द केस बर्डन ऑफ द इंटरनल डेब्ट। अगर इंटरनल डेब्ट है तो डायरेक्ट मनी बर्डन उसको नहीं माना जाता है, इंटरनल डेब्ट को डायरेक्ट मनी बर्डन नहीं माना जाता है। एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फोर्स लोन फैमिलियर इन इंडिया इज दैट ऑफ कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम जो है उसको फोर्स लोन बोला जाता है कि आपको जमा करना ही है इस स्कीम में। तो इस तरह का जो है कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम जो है उसको फोर्स लोन बोला जाता है। कंपल्सरी लोन्स आर डैश टू वॉलेंट्री पब्लिक बोरोइंग। कंपल्सरी लोन्स आर सुपेरियर टू वॉलेंट्री पब्लिक बोरोइंग। वॉलेंट्री पब्लिक बोरोइंग के रिस्पेक्ट में कंपल्सरी लोन जो है वो सुपेरियर है। कहता है पब्लिक बोरोइंग इफेक्ट क्या करता है? पब्लिक बोरोइंग इफेक्ट जो करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी कुछ को इफेक्ट कर रहा है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को
पब्लिक बोरोइंग इफेक्ट कर रहा है। पब्लिक बोरोइंग ट्रांसफॉर्म्स डैश बैंक बैलेंस ऑफ द पीपुल इनटू कैपिटल। पब्लिक बोरोइंग जो है ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव बैंक बैलेंस, पब्लिक बोरोइंग जो है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इनएक्टिव पब्लिक बैंक बैलेंस ऑफ द पीपुल इनटू एक्टिव कैपिटल बैलेंस को। ठीक है, कहता है पब्लिक बोरोइंग स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विच इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। पब्लिक बोरोइंग क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विच इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। क्या वो इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो कंट्री का इंक्रीज करता है। से ट्रू और फॉल्स, कहता है बाय इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द कंट्री, बाय इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द कंट्री द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर विल बी नैरोड। ये मतलब क्या है कि अगर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वेल्थ का कंट्री में तो जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में वो छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही को मतलब स्टेटमेंट है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली ए नेसेसरी सप्लीमेंट to taxation but also a very desirable form of capital mobilization। ये क्या है, पब्लिक बोरोइंग के बारे में बोला जा रहा है कि पब्लिक बोरोइंग इज नॉट ओनली ए नेसेसरी सप्लीमेंट ऑफ टैक्सेशन, वो टैक्सेशन का सप्लीमेंट नहीं है बल्कि ऑल्सो वेरी डिजायरेबल फॉर्म ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन। कैपिटल मोबिलाइजेशन का ये डिजायरेबल फॉर्म है। कहता है टू कवर द गैप बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट रेज टेम्पोररी लोन्स टू गेट वेज एंड एडवांस मीन्स एडवांस फ्रॉम सेंट्रल बैंक। मतलब क्या करता है कि टू कवर द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट रेज टेम्पोररी लोन्स और गेट्स, टेम्पोररी लोन लेगा या फिर और गेट्स वेज एंड मीन्स एडवांस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। टेम्पोररी लोन लेके कर सकता है या फिर वेज और मीन्स एडवांस के रूप में कर सकता है। ड्यूरिंग डैश गवर्नमेंट हैज टू लॉन्च पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग डिप्रेशन गवर्नमेंट हैज टू लॉन्च करेगा पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम ताकि वो प्रोवाइड करे एम्प्लॉयमेंट को। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डैश टैक्स रेट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ी रहती, मुद्रास्फीति की दर बढ़ी हुई है या मुद्रास्फीति के समय में सरकार क्या करती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है। तो बढ़ा देने से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा और पैसा कम हो जाएगा तो महंगाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। कहता है कि रिवोल्यूशनरी प्रपोजल एडॉप्टेड फॉर वाइपिंग ऑफ और रिड्यूसिंग पब्लिक डेब्ट आर डेब्ट रिपुडिएशन, कैपिटल लेवी, कंपल्सरी स्केलिंग डाउन ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है डेब्ट रिपेमेंट डैश द नेशनल क्रेडिट, स्ट्रेंथन द नेशनल क्रेडिट। डेब्ट रिपेमेंट जो है वो क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है नेशनल क्रेडिट को। कहता है दोज लोन्स व्हिच हैव नो प्रोमिसेस आर मेड आर कॉल्ड, दोज लोन फॉर व्हिच नो प्रोमिसेस आर मेड आर कॉल्ड इरेडेमेबल लोन्स। इरेडेमेबल लोन्स बोला जाता है उसको। दोज लोन फॉर विच नो प्रोमिसेस, मतलब रिडेमेबल डेब्ट के बारे में जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि रिडेमेबल डेब्ट में होता है स्पेसिफिक डेट होता है, लेकिन इरेडेमेबल डेब्ट लोन में मतलब स्पेसिफिक डेट नहीं होता है। अनप्रोडक्टिव डेब्ट यील्ड रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट, यील्ड नहीं रिटर्न करता है। अनप्रोडक्टिव डेब्ट है तो वो क्या रिटर्न करेगा गवर्नमेंट को। कहता है कि इंटरनल पब्लिक डेब्ट डू नॉट हैव डैश बर्डन, इंटरनल पब्लिक डेब्ट का डायरेक्ट मनी बर्डन जो है और बट हैव ए रियल बर्डन। डायरेक्ट मनी बर्डन नहीं होता है लेकिन रियल बर्डन तो है ही। डेब्ट है अगर तो रियल बर्डन तो होगा ही। बस यही है कि एक्सटर्नल डेब्ट में डायरेक्ट मनी बर्डन भी होता है और रियल मनी बर्डन भी, रियल डेब्ट भी होता है, रियल बर्डन भी होता है। जबकि इंटरनल पब्लिक डेब्ट की अगर बात होगी तो इंटरनल पब्लिक में डायरेक्ट मनी बर्डन नहीं होता है लेकिन रियल मनी बर्डन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है
कि आप प्लेलिस्ट में जाके और भी पुराने वीडियो अगर देखना चाहते हैं, MCQs ही है C3 पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड। और इस जो वीडियो है इसमें अगर आपको और कुछ सुधार की आवश्यकता लग रही है, कोई सुझाव है, तो आप बेशक दीजिए कमेंट के माध्यम से। हम लोग कोशिश करेंगे उसको और बेहतर प्रस्तुत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।